जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो यूपीएसआई के लिए जीत राणा सन यूट्यूब पे फ्री मूल विधि करा रहे हैं, तो उसी का हैंड रिटेन नोट्स से हम लोग घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो 2005 में आया था उसी का रिवीजन करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने स्त्री अशिष्ट रूपण और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डॉरी प्रोविजन एक्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो 1961 का था उसे हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। बाकी जिन्होंने अभी तक उसका रिवीजन नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के उसका रिवीजन कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि आप लोग यह पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एक्ट। यह कब आया था? तो ये 2005 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना एवं रक्षा करना तथा समाज में उनकी गरिमा को बढ़ाना था। और वहीं पे बात करते हैं कि यह पारित कब हुआ था? तो यह जो है पारित 13 सितंबर 2005 को हुआ था और यह लागू 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। और इसमें भाग 5 है और उस भाग 5 के अंतर्गत टोटल धाराएं 37 धाराएं हैं। और वहीं पे बात करते हैं हम इसके भाग नंबर 1 का। तो भाग नंबर 1 में जो इसका प्रारंभ के बारे में उल्लेख है और इसके अंतर्गत धारा 1 और धारा 2 देखने को मिलती है। और वहीं पे भाग 2 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भाग 2 जो है घरेलू हिंसा की व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत धारा 3 आता है। और वहीं पे भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 जो है संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के अधिकारों का उल्लेख करता है। और इसके अंतर्गत धारा 4 से लेकर के 11 तक का उल्लेख किया गया है। और वहीं पे नेक्स्ट भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में अनुदेशों के आधार के प्रावधान का उल्लेख है। और इसके अंतर्गत धाराएं जो है 12 से लेकर के 29 तक की धाराएं आती हैं। और वहीं पे भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में प्रकीर्णन का उल्लेख है। इसमें इसके अंतर्गत धारा 30 से लेकर के 37 तक आती हैं। और यह भाग नंबर 5 जो है इसमें टोटल 5 ही भाग हैं, तो तब भाग नंबर 5 जो है इसका लास्ट भाग है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी धाराओं की। तो धारा 1 की बात करते हैं तो धारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम विस्तार क्षेत्र और इसका प्रारंभ का उल्लेख है। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो इसका संक्षिप्त नाम जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। और यह इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक होगा? तो यह संपूर्ण भारत पे लागू होगा। और यह प्रारंभ कब से होगा? तो 26 अक्टूबर 2006 से यह प्रारंभ हो चुका है। और वहीं पे धारा 2 की बात करते हैं तो धारा 2 के अंतर्गत इसकी परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट धारा नंबर 2 के अंतर्गत धारा 2A की। तो इसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति कौन हो सकता है? तो एक महिला जिसके साथ प्रत्यार्थी ने घरेलू हिंसा की हो, यानी कि जो भी पति अपनी महिलाओं के साथ हिंसा करता है तो जो महिला है वह व्यथित कही जाएगी और जो पति है वह प्रत्यार्थी कहा जाएगा। तो एक महिला जिसके साथ प्रत्यार्थी ने घरेलू हिंसा की हो और वह उसके साथ घरेलू नातेदारी में हो, या फिर हिंसा हो चुकी हो या फिर हिंसा होने की आशंका हो। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 2B की। तो धारा 2B के अंतर्गत बालक की परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। बालक कौन होंगे? तो यदि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम का हो, भले ही वह स्वयं का हो या फिर दत्तक हो या फिर सौतेला हो या फिर पोषित हो, तो वह बालक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 2E की। तो धारा 2E में उल्लेख है कि घरेलू घटना रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। और वहीं पे धारा 2F जो है इसके अंतर्गत घरेलू नातेदारी का उल्लेख किया गया है। घरेलू नातेदारी का अर्थ होगा कि कोई साथ में रह रहा हो या तो नातेदारी में होगा, यदि रक्त संबंध हो या फिर वैवाहिक संबंध हो या फिर दत्तक संबंध हो तो वह घरेलू नातेदारी बोला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 2G की। तो इसके अंतर्गत जो है घरेलू हिंसा का उल्लेख किया गया है और इसकी परिभाषा जो है धारा 3 में दिया गया है। नेक्स्ट है धारा 2H की। तो धारा 2H जो है इसमें दहेज की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। और यह जो है दहेज का जो उल्लेख, दहेज की जो परिभाषा का उल्लेख किया गया है यह धारा 2 में उल्लेख किया गया है और वो भी डॉरी प्रोविजन एक्ट जो 1961 का था उसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि धारा 2 के इसके अंतर्गत धनी अनुतोषण का उल्लेख है, यानी कि व्यथित महिला को प्रत्यार्थी द्वारा दिया गया आर्थिक अनुतोषण ही धनी अनुतोषण कहलाएगा। यह जो भी महिला को धन देगा वह मजिस्ट्रेट के कहने पर वित्तीय भरपाई करेगा।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं धारा 2 के अंतर्गत क्यों की, तो इसके अंतर्गत है कि प्रत्यार्थी जो व्यथित व्यक्ति के साथ हिंसा करे तथा घरेलू नातेदारी में हो या फिर रह रहा हो। और वहीं पे धारा 2 के अंतर्गत टी की बात करते हैं तो आश्रय गृह यानी कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा अनुसूचित क्षेत्र जो संरक्षण अधिकारी के कहने पर पीड़ित महिला को आश्रय दे उसे ही आश्रय गृह कहा जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं धारा 2 भाग 2 के अंतर्गत जो धारा 3 है ये भाग 2 के अंतर्गत आएगी। तो अतः धारा 3 की बात करते हैं तो इसमें घरेलू हिंसा का उल्लेख किया गया है। घरेलू हिंसा कैसा होगा, तो जैसे प्रत्यार्थी द्वारा किया गया ऐसा कोई कार्य या फिर कार्य का लोभ घरेलू हिंसा होगा यदि व्यथित महिला निम्न प्रकार से प्रभावित हो। तो वह किस किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है, तो पहला है कि शारीरिक दुरुपयोग यानी कि मारना पीटना या फिर जान को जोखिम में डालना या फिर स्वास्थ्य को जोखिम में डालना, ये सब शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत आएंगे। और वहीं पे या फिर लैंगिक दुरुपयोग होगा या फिर मौखिक या फिर भावात्मक दुरुपयोग जैसे कि गाली देना या फिर धमकी देना, ये सब मौखिक भावात्मक दुरुपयोग के अंतर्गत आएंगे। या फिर आर्थिक दुरुपयोग जैसे कि खर्च के लिए पैसे न देना, ये सब जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 3 की। तो भाग 3 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाताओं के कर्तव्य व शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और भाग 3 के अंतर्गत ही धारा 4 आती है। तो धारा 4 की बात करते हैं तो इसमें संरक्षण अधिकारियों को जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्वों का अपवर्जन का उल्लेख किया गया है, यानी कि सद्भावनापूर्ण दी गई जानकारी में कोई भी दायित्व नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 5 की। तो धारा 5 में जो है पुलिस अधिकारी सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का उल्लेख है। जब घरेलू हिंसा उनके कर्तव्यों का उल्लेख है और वे कर्तव्यों का उल्लेख कब है, तो जब घरेलू हिंसा रिपोर्ट प्राप्त हो या फिर घरेलू हिंसा हो रही हो और या फिर ध्वनि अनुतेषण या फिर संरक्षण आदेश या फिर अभिरक्षा आदेश की जानकारी व्यथित को देना होगा। और वहीं पे निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख की जानकारी भी उन्हें देना होगा। ये सब पुलिस अधिकारी या फिर सेवा प्रदाताओं के कर्तव्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 6 की। तो धारा 6 के अंतर्गत जो है आश्रय स्थल के कर्तव्यों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत जो है आश्रय स्थल के कर्तव्य क्या क्या होंगे, तो संरक्षण अधिकारी के कहने पर आश्रय स्थल के अध्यक्ष को घरेलू हिंसा से व्यथित महिला के लिए आश्रय उपलब्ध कराना होगा। और आश्रय स्थल सरकार द्वारा अधिसूचित होता है और इसका कार्यभार जो है सरकार और NGO मिलकर के संभालते हैं। नेक्स्ट है कि धारा 7 जो है धारा 7 के अंतर्गत चिकित्सा प्राप्ति अधिकार का उल्लेख है, यानी कि व्यथित का इलाज संरक्षण अधिकारी या फिर सेवा प्रदाता या फिर भर साधक करा सकते हैं। नेक्स्ट धारा नंबर 8 की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, यानी कि उनकी नियुक्ति कैसे होगी, तो राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है। आवश्यकता अनुसार इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। अगर महिला नहीं है तो कोई भी व्यक्ति इसका अध्यक्ष यानी कि संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 9 की। तो धारा 9 के अंतर्गत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कर्तव्यों का उल्लेख क्या है कि मजिस्ट्रेट की मदद करेंगे, ये जो संरक्षण अधिकारी होंगे वे मजिस्ट्रेट की मदद करेंगे और घरेलू हिंसा रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। नेक्स्ट धारा 10 की बात करते हैं। तो धारा 10 के अंतर्गत सेवा प्रदाता के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सेवा प्रदाता के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और उनका कर्तव्य क्या होगा, तो वे कंपनी जो महिला कल्याण के लिए कार्यरत है और सरकार के अधीन रजिस्टर्ड हो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से और 1956 के कंपनी एक्ट से रजिस्टर हो। और कंपनी मदद करेगी जैसे चिकित्सा सहायता में, वित्तीय सहायता में या फिर अन्य प्रकार की सहायता में मदद करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 11 की। तो धारा 11 के अंतर्गत सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और सरकार कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इस एक्ट को इसका सरकार का कर्तव्य क्या होगा, तो यह इस एक्ट को सही से लागू करना ही सरकार का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 4 के। तो भाग 4 में उल्लेख है कि अनुदेशों के आदेशों की प्रक्रिया है और भाग 4 के ही अंतर्गत धारा 12 से लेकर 29 तक भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग धारा 12 की बात करते हैं। तो धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन का उल्लेख किया गया है, यानी कि कौन आवेदन करेगा, तो व्यथित व्यक्ति या फिर संरक्षण अधिकारी या फिर अन्य व्यक्ति आवेदन कर सकता है। और इसकी पहली सुनवाई जो है 3 दिन के अंदर में होगी और यह जो संपूर्ण केस होगा उसे 60 दिनों के अंदर में उस केस को
पूरा करना ही होगा। नेक्स्ट है कि धारा 13 की बात करते हैं तो धारा 13 में सूचना की तामील का उल्लेख किया गया है, यानी कि सर्विस ऑफ नोटिस का उल्लेख किया गया है। मजिस्ट्रेट का आदेश है, मजिस्ट्रेट का आदेश जो है संरक्षण अधिकारियों को जाएगा और फिर वह प्रत्यार्थी तक पहुँचाएगा। यह 2 दिन के अंदर में उसे पहुँचा देगा प्रत्यार्थी तक उस आदेश को। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 14 की, तो धारा 14 में जो है परामर्श का उल्लेख किया गया है। परामर्श का उल्लेख क्या है कि प्रत्यार्थी या फिर व्यथित या दोनों संयुक्त रूप से कार्यवाही के किसी भी चरण पर सेवा प्रदाता से परामर्श की मांग कर सकते हैं, यानी कि जब भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के किसी भी चरण पर वे लोग सेवा प्रदाता से परामर्श या फिर राय मसौदा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 16 की, तो धारा 16 के अंतर्गत है कार्यवाही का बंद कमरे में होना, यानी कि व्यथित या पक्षकार कार्यवाही को बंद कमरे में कराने के लिए मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 18 की, तो धारा 18 में जो है संरक्षण आदेश का उल्लेख किया गया है, यानी कि व्यथित महिला के पक्ष में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यार्थी पर निम्न रोक लगाई जा सकती है। वह रोक किस प्रकार की होगी, तो पहला जो है घरेलू हिंसा करने पर रोक लगाना, और वहीं दूसरा जो है घरेलू हिंसा के कार्यों में मदद करने पर रोक लगाना, और वहीं पे व्यथित महिला से निम्न प्रकार के संपर्क पर रोक लगाना, और व्यथित के बच्चे से स्कूल में मिलने पर रोक लगाने का आदेश लागू कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं धारा 19 की, तो धारा 19 में जो है निवास का आदेश का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है प्रत्यार्थी को मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश की वह व्यथित के साथ एक ही घर में न रहे। और वहीं पे धारा 20 की बात करते हैं तो इसमें है धनी अनुतोषण, यानी कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर व्यथित को दिया गया धनी हर्जाना, यानी कि जो भी पति जो है जो भी महिला पीड़ित होगी उसे मजिस्ट्रेट के कहने पर उनसे कुछ न कुछ पैसे के रूप में दिया जाएगा, उसे ही धनी हर्जाना कहा जाएगा। और वहीं पे धनी अनुतेषण का प्रयोग जो है चिकित्सा और सामान के क्षति या फिर अन्य कार्यों पर किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 21 को, तो इसमें अभिरक्षा का आदेश का उल्लेख किया गया है। इसमें अभिरक्षा का आदेश क्या है, तो बच्चों की अभिरक्षा माता को मिलेगी और प्रत्यार्थी पर बच्चों से मिलने पर रोक लगाया जाएगा, यानी कि जो भी छोटे बच्चे होंगे उनकी देखभाल करने के लिए माता को इजाज़त मिलेगी और उस बच्चों से मिलने पर उसके पिता या फिर प्रत्यार्थी को रोक लगाया जाएगा। धारा 22 की बात करते हैं तो इसमें प्रतिकर आदेश का उल्लेख किया गया है, यानी कि प्रत्यार्थी पर मजिस्ट्रेट द्वारा हर्जाना लगाया जा सकता है यदि व्यथित व्यक्ति को मानसिक कष्ट या भावात्मक कष्ट दिया गया है। तो नेक्स्ट है धारा 24। धारा 24 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अनुदेशों को संरक्षण अधिकारी द्वारा पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा। आगे धारा 27 की बात करते हैं तो धारा 27 में जो है क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी कि मामले कहाँ दर्ज होंगे, तो मामले जो है प्रथम श्रेणी न्यायिक जज के पास दर्ज होंगे या फिर दिया गया निर्णय और इनके द्वारा दिया गया निर्णय जो है संपूर्ण भारत में परिवर्तनीय होंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं धारा 29 की, तो धारा 29 में अपील का उल्लेख किया गया, यानी कि संतुष्ट नहीं होने पर वे नेक्स्ट हेयरिंग के लिए अपील कर सकते हैं, यानी कि इसमें व्यथित या फिर प्रत्यार्थी सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के निर्णय के 30 दिन के भीतर उनकी अपील कर सकते हैं, यानी कि 30 दिन के भीतर ही उन्हें यदि उस निर्णय से खुश नहीं है तो उन्हें 30 दिन के भीतर ही इसका अपील करना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो भाग 5 है, भाग 5 के अंतर्गत प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है और यह जो भाग 5 है इसके अंतर्गत धारा 30 से लेकर के 37 तक की धाराएं आती हैं और यह लास्ट भाग है हम लोगों का। तो इसके अंतर्गत जो धारा 31 है, धारा 31 की बात करते हैं तो इसमें यदि प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश को भंग किया जाए तब इस संबंध में शास्त्री, यानी कि शास्त्री का अर्थ होता है कि दंड का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसमें कारावास जो होगा 1 साल तक होगा और जुर्माना 20,000 रुपये तक लगाया जाएगा या फिर किसी विशेष परिस्थितियों में इन दोनों को भी लगाया जा सकता है। और वहीं पर घरेलू हिंसा के लिए जो सज़ा का उल्लेख किया गया है यह BNS के धारा 85 में उल्लेख किया गया है। इसमें कम से कम 3 साल की सज़ा और अधिक से अधिक 10 साल की सज़ा का उल्लेख किया गया है। और वहीं पर धारा 32 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत धारा 31 के अधीन हुए अपराधों की प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है, यानी कि यह संज्ञेय और अजमानती
अपराध होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 33 की, तो इसमें संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन न किए जाने का उल्लेख है। तो यदि कर्तव्य निर्वहन न किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उसे सज़ा देंगे। सज़ा जो होगा अप टू 1 साल तक होगा या फिर जुर्माना 20,000 तक या फिर दोनों लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि धारा 34 की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगा और कार्रवाई हेतु राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा। धारा 35 की, तो इसमें है पुलिस या कर्मचारियों द्वारा सद्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, यानी कि कोई कार्यवाही नहीं होगी। और नेक्स्ट है और लास्ट धारा है कि धारा 37 में है कि इस अधिनियम पर कानून बनाने की शक्ति जो है केंद्र और संसद की है। आज की इस वीडियो में टोटल इतना ही था। बाकी आप लोगों का यह रिवीजन का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिनको भी यह PDF चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट होता है तो मैं वहीं पे अपलोड कर देता हूँ और इसका PDF भी वहीं पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को यह समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और